नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास पेपर 3। ठीक है, पेपर 3 है, न्यू बैच है 2025 का। आप सबको पता है, आप सबका पेपर दिसंबर तक होता ही है ना। तो आज आपका पेपर 3 है और क्लास भी 3 है जेंडर एंड डेवलपमेंट की। जी हाँ, जेंडर एंड डेवलपमेंट की। फर्स्ट टाइम जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जितनी भी क्लासें होंगी इम्पॉर्टेंट होंगी और आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलती हैं। तो बेटा जो भी जुड़ें अपने ग्रुप में शेयर करें और जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास को वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और वहाँ से क्लास ज्वाइन करें। और पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो स्क्रीनशॉट लेकर अवश्य भेजना अगर आपने ज्वाइन किया है क्लास। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि लिंग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ज़रूर लर्न करना अच्छे से। जिनको नहीं समझ में आता दोबारा से रिपीट करके स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे पूरा पढ़ना, क्योंकि आपके पेपर में ये हूबहू प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जेंडर एंड डेवलपमेंट का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब ज़रूर देखना। प्रश्न हमारा कह रहा है थ्योरी ऑफ जेंडर। ठीक है, जेंडर की थ्योरी हमें बताना है। तो आइए जानते हैं थ्योरी क्या है। लिंग सिद्धांत महिलाओं और पुरुषों को अनेक विभिन्न संदर्भों में समझाने के लिए नए दृष्टिकोण दिखाते हैं, जिसमें जेंडर संरचनाएं और मानदंड शामिल हैं। ठीक है, 4 प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इनके बारे में अभी हम जानेंगे, जिनके माध्यम से व्यायाम से बच्चे लिंग पहचान विकसित करते हैं। इनमें से अधिकांश सिद्धांत लिंग हाइपिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन प्रक्रियाओं को दर्शाता है जिनके माध्यम से बच्चे अपने लिंग के बारे में जागरूक होते हैं। साथ ही साथ विभिन्न लिंग के सदस्यों के मूल्य, विशेषताओं, गतिविधियों आदि को अपनाते हैं। ठीक है, पहला आता है सिद्धांत हमारा लिंग का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। इसमें क्या होता है बेटा कि इस सिद्धांत का तर्क है कि व्यवहार अवलोकन। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस सिद्धांत का तर्क क्या होता है, व्यवहार का अवलोकन करना। मॉडलिंग के अनुसार मॉडलिंग सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से भी सीखा जाता है। मॉडलिंग आप सबको पता होगा, ठीक, फैशन डिजाइनिंग में मॉडलिंग करना है ना। प्रत्येक समाज का अपना लिंग पाठ्यक्रम होता है, जो जन्म से शुरू होकर होने वाली अंतर अपेक्षाओं और उपचार की ओर जाता है। ठीक है, लैंगिक भूमिका के अनुरूप व्यवहार करने के लिए बच्चों को पुरस्कृत और सुदृढ़ किया जाता है और लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ने के लिए दंडित किया जाता है। जो सामाजिक शिक्षा सिद्धांत यह मानता है कि बच्चे बड़े बच्चों और वयस्कों के व्यवहार को देखकर और मॉडलिंग करके अपनी कई लिंग भूमिकाएं सीखते हैं और ऐसा करने से प्रत्येक लिंग के लिए उपयुक्त व्यवहार सीखते हैं और इस प्रक्रिया में माता पिता एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सेकंड, न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांत या सिद्धांत लिंग अभिव्यक्ति यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान पर शोध में मौजूद इस विचार को रेखांकित करता है कि बच्चे अपने अपने लिंग और यौन वरीयता के लिए एक मजबूत जैविक आधार के साथ आते हैं, जिनमें जीन्स, गुणसूत्र और हार्मोन शामिल हैं। स्वभाव की तरह शिशु लिंग सामग्री के साथ आते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि यह वर्तमान सामाजिक श्रेणियों से किस प्रकार मेल खाता है। यह प्रभावित कर सकता है कि वे अपेक्षाओं और अनुरूपता के दबाव का जवाब कैसे देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता हो जाएगा अपने समाज में कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रहेंगे समाज में और अपने सोसाइटी में अपने कर्तव्य दायित्व को निभाते रहेंगे। ठीक है, उसी के अनुरूपता दबाव का जवाब देने में
कैसे देते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे अगर बचपन से ही सीखते आते हैं कि पुरुष हैं तो पुरुष का ये कार्य है, ये दायित्व है, ये ऐसे करना है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग समाज में अगर कहीं पे भी बोलना पड़ता है तो बोल पाते हैं, ठीक है? थर्ड आता है संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ, सेकंड आता है न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांत। आपको समझ में आया? यह सिद्धांत लिंग अभिव्यक्ति, यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान पर शोध में मौजूद इस विचार को रेखांकित करता है कि बच्चे अपने लिंग और अपने यौन वरीयता के लिए एक मजबूत जैविक आधार के साथ आते हैं। जैसे कि आपका लिंग फीमेल है और मेल है, तो फीमेल जो होती है उसकी पहचान, बच्चे की पहचान बचपन से ही हो जाती है और उसके माता पिता के द्वारा यौन अविनाश इन सभी के बारे में जिसे हम कहते हैं न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांत है। इसमें उनको जीन्स, हार्मोन्स, गुणसूत्र जो कामसूत्र होते हैं, मतलब शिशु में पहले से ही डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जब वो यौनावस्था में आते हैं तो उसके बारे में वो समाज, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो अपना तालमेल बना के रखते हैं और जैसा हमारा रूल्स रेगुलेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अनुरूपता में ढालते रहते हैं और वो आगे चल के उसी के अकॉर्डिंग वो बोल सकते हैं, ठीक है, समाज में। ठीक, कुछ समझ में आया? नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत यह मानता है कि लिंग और उसके अर्थ के बारे में बच्चों 1 मिनट बेटा, बच्चों की समझ पूरी तरह से उनके संज्ञानात्मक विकास के वर्तमान चरण पर निर्भर करती है और जन्म के समय बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि लिंग एक श्रेणी के रूप में भी मौजूद है या वे उनमें से किसी एक से संबंधित हो सकते हैं। जैसे जैसे उनकी विकास क्षमता बढ़ती है वे और फिर छोटे बच्चे लिंग संबंधी पहचान के अधिक जटिल पहलुओं का क्रमिक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये संज्ञानात्मक चरण लिंग पहचान के विकास में कुछ स्पष्ट आयु वर्गीकृत मील के पत्थर प्रदान करते हैं, जैसे कि लिंग जागरूकता का उदय यानी अपने स्वयं की लिंग पहचान और लिंग निरूपता यानी यह विश्वास कि लिंग एक निश्चित विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिंग स्कीमा सिद्धांत। लिंग स्कीमा सिद्धांत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांत और ये लिंग स्कीमा सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। लिंग सिद्धांत के जो लिंग स्कीमा सिद्धांत है उसको बताइए, जेंडर का लिंग स्कीमा सिद्धांत के बारे में बताइए, तो आपका प्रश्न का उत्तर यही होगा, ठीक है। एक प्रमुख सिद्धांत जो लिंग पहचान के निर्माण में बच्चे की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है उसे लिंग या जेंडर स्कीमा कहते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत का तर्क यह है कि बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं जो अनिवार्य रूप से स्वयं का सामाजिकरण करते हैं। इस मामले में बच्चे सक्रिय रूप से व्यवहार, गतिविधियों और विशेषताओं को लिंग श्रेणियों में व्यवस्थित करते हैं जिन्हें स्कीमा के रूप में जाना जाता है। ये स्कीमा तब प्रभावित करते हैं जो बच्चे बाद में देखते हैं और याद करते हैं। स्कीमा संगत व्यवहारों की तुलना में वे सभी उम्र के लोगों को स्कीमा संगत व्यवहार और विशेषताओं को याद रखने की अधिक संभावना है। इसीलिए जब वे अग्निशामक के बारे में सोचते हैं तो लोगों को पुरुषों की याद करने और महिलाओं को भूल जाने की अधिक संभावना होती है। ये असंगत जानकारी को गलत तरीके से याद करते हैं। यदि अनुसंधान प्रतिभागियों को चूल्हे के पास खड़े किसी व्यक्ति की तस्वीर दिखाई जाती है और यदि वह महिला के रूप में है तो वे उस व्यक्ति को खाना पकाने वाले व्यक्ति के रूप में कल्पना करने की संभावना अधिक रखते हैं और यदि एक पुरुष का चित्र है तो उसे चूल्हे की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के रूप में याद करने की संभावना अधिक होती है। केवल संगत जानकारी को याद करके समय के साथ लिंग स्कीमा को मजबूत किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो समाज में पाई जाने वाली बुनियादी लिंग असमानताओं के ऊपर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि आप लास्ट में जो प्रश्न होते हैं उनको स्किप कर देते हो और वही प्रश्न हूबहू आपके पेपर में आ जाते हो तो पछताना ना पड़े। इसलिए जो भी प्रश्न हम पढ़ाते हैं मोस्टली इतना पढ़ाएंगे कि आप उतना रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें, ठीक है।